मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मतलब स्टूडेंट लाइफ हो गया, फिर प्रोफेशनल हो गया, तो अभी क्या फील होता है? कुछ चेंजेस हैं लाइफ में? नहीं, डेफिनेटली देयर आर फेजेस जहाँ पे चेंजेस आपको खुद रियलाइज होंगे और उसके हिसाब से आपको अडेप्ट भी करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट लाइफ काफ़ी डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपका पूरा फोकस होता है कि ये स्ट्रीम में मैं जिस बैकग्राउंड में आप पढ़ रहे हो उसमें कैसे बेटर करना है, और उसमें आपको ये भी देखना है कि किस फील्ड आपके लिए है, तो वो डिसाइड करना, और उस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारा फोकस माइंडसेट आपका वही रहता है। आप जैसे प्रोफेशनल में है तो फिर प्रोफेशनल में आपको पहले तो इंटरनली कंपनी का कल्चर कैसा है, टीम का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, फिर टीम किस फील्ड में काम कर रहा है, क्या प्रोडक्ट है उनके, वो समझना, फिर उसमें आपको समझना कि कौन सा प्रोडक्ट का फील्ड है जहाँ पे मैं एक्सेल कर सकता हूँ, तो वो चीज़ समझना, फिर उसमें आपको पूरा टाइम फोकस रहना। इफ़ यू बिकम अ जनरलिस्ट देन यू विल बिकम एब्सोल्यूट, क्योंकि कोई भी न्यू हायर आएंगे और वो आपसे कम पैसे में सेम आपका काम करके दे देंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको वैल्यूबल इनफ बने रहना है तो यू हैव टू गेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, जो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। तो मुझे उस टाइम समझ अपने इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज़ है, अगर इकोनॉमिक्स रहता है तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज मिलेगा, और 10 ईयर 15 ईयर डाउन द लाइन कंपनी विल वैल्यू कि हाँ ये एसएनपी का इकोनॉमिस्ट है, इसके पास इतना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, तो दैट मेक योर ब्रांड वैल्यू का ब्रांडिंग वैल्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईएसएस इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। तो आज हमारे साथ में एक ऐसे हमारे एक्स स्टूडेंट होने वाले हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। विक्की रंजन उनका नाम है, जो कि वैसे तो झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड से दिल्ली आए 2011 में, ईएसएस इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट लिया, और उसके बाद में 11 टू 13 2 साल ईएसएस में पढ़ने के बाद में फिर अपने करियर की जर्नी आगे परस्यू करी, ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी किया उन्होंने, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, तो फिर गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो कि पुणे में है। देन उसके बाद में आज वो इकोनॉमिस्ट हैं एसएनपी ग्लोबल के अंदर में, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। 24 एलपीए का पैकेज है, और ये देखा जाए कि 2 साल के ईएसएस के करियर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट ये सोचता है कि यार हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है, हमें कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग वाला बिहेवियर कई बच्चों का रहता है। बट ये स्टूडेंट ऐसा है विक्की, जो कि मतलब 2011 से लेकर के आज तक पर्सनली मेरे टच में है, और जहाँ जहाँ पर भी जो जो भी चीजें करनी होती हैं वो रेगुलरली पूछते रहते हैं कि आप ये चीजें, ये क्या करना है, ऐसे करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है किसी की भी लाइफ में। लास्ट इंटरव्यू में आपने देखा, जूही रावत का जो इंटरव्यू था, वो भी मेरी पुरानी स्टूडेंट थी। एक ही बैच के हैं ये दोनों, जूही रावत और विक्की रंजन, ये एक ही बैच में पढ़ते थे साथ में ही, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट्स जो आज तक टच में है ना, और एक अच्छे पैकेजेस पर काम कर रहे हैं ये लोग, तो इनका जो किस तरह से इन्होंने अपने करियर को आगे परस्यू किया है, ये बहुत ज्यादा, इनकी जो जर्नी है पूरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आप इसको समझेंगे, सुनेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 2-3-4 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। 2-3-4 लाख और 24 लाख में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो कुछ चीजें तो अपने अंदर में चेंज करनी ही पड़ेंगी, और कुछ चीजों को फॉलो करना भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं विकी के थ्रू ही कि उनकी पूरी जर्नी कैसे रही, और ईएसएस का क्या रोल रहा उनके लाइफ में, और किस तरह से वो आज यहाँ तक पहुंचे, फ्यूचर प्लान्स क्या है। वैसे हालांकि अभी उसकी शादी भी होने वाली है, मार्च में शादी है, एंगेजमेंट भी थी अभी दिसंबर में, मैं गया भी था वहां पर, शादी में भी जाना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस पूरे उनकी जर्नी के बाद आगे भी। तो हमारे साथ में है अभी विकी, तो वेलकम विकी। थैंक यू सर। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दोगे तो, जिससे कि स्टूडेंट्स को हमारे ये क्लियर हो जाए कि विकी क्या करते हैं और अभी आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो करंटली आई एम वर्किंग विद एसएनपी एज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट। मेरा करियर स्टार्ट हुआ था 2019 विद एसएनपी ओनली, फ्रॉम डाटा एनालिस्ट। देन इंटरनली मैंने स्विच करते रहा, 3 स्विच किए। उसके बाद स्टार्टिंग विद अहमदाबाद, देन मुंबई, और फिर अभी दिल्ली में एज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने 11-12 मैंने दिल्ली से किया है, बट प्रीवियस मेरा होम टाउन झारखंड से था। दिल्ली में जब 11-12 कॉमर्स था मेरा स्ट्रीम, फिर मैंने ट्यूशन के लिए फिर देखा नियर बाई, सर्च किया एरिया में, तो ईएसएस मुझे दिखा, वहाँ पे आया। फिर तब से मैं ईएसएस से जो जुड़ा हूँ, अप्रोक्स 15-16 साल हो गया है। वहाँ से फिर ईएसएस के थ्रू ही मुझे पता चला, वाइल क्योंकि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट था, और जब हमने पढ़ा, और आप ही टीचर थे इकोनॉमिक्स के, तो फिर आपने ही गाइड किया कि हाँ ये एक एज अ स्ट्रीम है, ड्यूरिंग बैचलर्स कर सकते हो। और मेरा स्किल सेट वैसा ही था कि जो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा सूट कर रहा था। हमने डिसाइड किया कि ठीक है इकोनॉमिक्स करते हैं। उसके बाद मास्टर्स फ्रॉम गोखले इंस्टीट्यूट एंड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे, एंड देन डायरेक्टली कॉलेज प्लेसमेंट इन 2019। और अभी भी एसएनपी में ही, मतलब कोई डिफरेंट कंपनी मैंने स्विच नहीं किया। इंटरनल, हाँ, इंटरनली स्विच किया है।
और अभी वर्किंग इन एसएनपी ओनली एज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट। ठीक है। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मतलब स्टूडेंट लाइफ हो गया, फिर प्रोफेशनल हो गया, और अभी लाइफ का एक नया फेज जुड़ गया है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। थैंक यू। और अभी शादी भी होने वाली है विक्की की थोड़े टाइम बाद में। तो अभी क्या फील होता है, कुछ चेंजेस हैं लाइफ में इसके बाद में? नहीं, डेफिनेटली देयर आर फेजेस जहाँ पे चेंजेस आपको खुद रियलाइज होंगे और उसके हिसाब से आपको अडेप्ट भी करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट लाइफ काफ़ी डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपका पूरा फोकस होता है कि ये स्ट्रीम में मैं जिस बैकग्राउंड में आप पढ़ रहे हो उसमें कैसे बेटर करना है, और उसमें आपको ये भी देखना है कि किस फील्ड आपके लिए है, तो वो डिसाइड करना, और उस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारा फोकस माइंडसेट आपका वही रहता है। आप जैसे प्रोफेशनल में है तो फिर प्रोफेशनल में आपको पहले तो इंटरनली कंपनी का कल्चर कैसा है, टीम का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, फिर टीम किस फील्ड में काम कर रहा है, क्या प्रोडक्ट है उनके, वो समझना, फिर उसमें आपको समझना कि कौन सा प्रोडक्ट का फील्ड है जहाँ पे मैं एक्सेल कर सकता हूँ, तो वो चीज़ समझना, फिर उसमें आपको पूरा टाइम फोकस रहना। तो वो करते करते फिर अब जैसे ये आपने एक नया फेज एंगेजमेंट का बोला, तो वो भी एक ऐसा चैप्टर होगा जहाँ पे उसमें भी अब टाइम डाइवर्ट होगा। पहले तो पूरा टाइम फोकस था कि हाँ ठीक है काम करना है, तो पूरा टाइम आप सोच रहे हो कैसे करना, अब थोड़ा टाइम इधर भी दो, तो फैमिली ओरिएंटेड साइड भी सोचना पड़ेगा। तो डेफिनेटली चेंजेस हैं, बट यू हैव टू बी एजाइल एंड अडेप्टिव ऑन डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस। इकोनॉमिक्स बनने का डिसीजन कब और कैसे लिया? क्या ये प्लान था या सडनली ऐसा हुआ कि हाँ मुझे अब ये चीज करनी चाहिए? 100% प्लान नहीं था, बट ये था फ्रॉम 12th इटसेल्फ। जब मैंने इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ा एज अ सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, काफ़ी इंट्यूटिव है, तो मुझे वो रटने वाला चीज़ उतना समझ में नहीं आता था, इंट्यूटिव चीज़ समझ में आता था, तो मुझे लगा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जहाँ पे मैं बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और कॉमर्स भी ऐसा ही था कि रिलेटेड ही था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो उसके बाद बैचलर्स जब किया तो समझ में आया कि इक्विटी मार्केट साइड काफ़ी स्कोप है, और मुझे समझ में भी आ रहा है क्योंकि मोस्टली दोज आर वेरी इंट्यूटिव थिंग्स। तो मैं वहाँ से गया, फिर आपके साथ काफ़ी जब मेरे बात वगैरह होते रहा तो आपने गाइडेंस, मेजर रोल तो मैं बोलूँगा कि आपका है कि आपने उसमें गाइडेंस देते रहा कि नहीं तुम्हारे लिए ये है, जैसे तुम्हारा स्किल सेट है या जैसे तुम्हारा नॉलेज डेवलप हो रहा है। तो वहाँ से करते करते इक्विटी मार्केट साइड था स्टार्टिंग में, और जब मैंने एस.एन.पी ज्वाइन किया तो इक्विटी मार्केट और फिर प्रोज एंड कॉन्स जब मैंने कंपेयर किया तो देखा कि एट द एंड ऑफ द डे, लाइक 20 ईयर और 15 ईयर डाउन द लाइन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज प्रोफेशनली काम करेगा। अगर इफ यू बिकम अ जनरलिस्ट देन यू विल बिकम एब्सोल्यूट, क्योंकि कोई भी न्यू हायर आएंगे और वो आपसे कम पैसे में सेम आपका काम करके दे देंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको वैल्यूबल इनफ बने रहना है तो यू हैव टू गेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, जो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। तो मुझे उस टाइम समझ आया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज है, अगर इकोनॉमिक्स रहते हो तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज मिलेगा, और 10 ईयर 15 ईयर डाउन द लाइन कंपनी विल वैल्यू कि हाँ कि ये एस.एन.पी का इकोनॉमिस्ट है, इसके पास इतना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, तो दैट मेक योर ब्रांड वैल्यू काइंड ऑफ। तो वो एक, और आई गेस कि इकोनॉमिक्स के अंदर में उतना कंपटीशन भी नहीं है टफ। हाँ। लोग बचते हैं इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है उनके लिए। लोगों का पर्सपेक्टिव ही काफी डिफरेंट है। जो कैची फ्रेजेस होते हैं ना, लाइक डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, इवन गोखले में आई वुड से 95% स्टूडेंट का ये था कि मुझे डाटा एनालिसिस करना है, ये करना है। मैं एक बोलूंगा आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ स्टूडेंट था उस टाइम भी। सबसे अलग मुझे इक्विटी मार्केट साइड समझ में आता था, मुझे वही करना था। मैं इनके इकोनोमेट्रिक्स ये सब की जगह उतना पढ़ता ही नहीं था। हाँ ठीक है, जनरल इकोनोमेट्रिक्स मैं भी करता था, बट ऐसा नहीं कि मुझे मॉडलिंग ही बनाना है, डाटा एनालिसिस करना है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है। करियर के इनिशियल फेज में फैमिली का क्या रोल रहा? क्या कभी ऐसा मोमेंट भी आया कि फैमिली ने बोला कि कोई एक सेफर साइड चुन लो अगर इसमें नहीं होता है, या कुछ ऐसा गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाओ, या कभी कुछ ऐसा फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, इन दैट रिगार्ड फैमिली के साइड से आई वुड से अब मैं लकी था कि कोई प्रेशर कभी नहीं रहा है। इवन सेलेक्टिंग आफ्टर 10th की क्या करना है वो इंडिपेंडेंटली मेरा डिसीजन था। ग्रेजुएशन में भी क्या करना है, मास्टर्स में भी क्या करना है, कैसा जॉब कौन सा फील्ड में करना है, कोई प्रेशर नहीं था। बट आई वुड से कि कॉमर्स तो मैंने अपने डिसीजन से ले लिया था, बट ईएसएस ज्वाइन करने के बाद जो ग्रूमिंग मिला मुझे, जो इन्वॉल्वमेंट मिला, जो गाइडेंस मिला, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल था इन शेपिंग माई एंटायर करियर। क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं होम टाउन झारखंड है, वहाँ से दिल्ली आया था। मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या कोर्सेज है, नहीं है। तो दैट बिकम वेरी क्रूशियल। वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया, गाइडेंस सब कुछ किया कि तुम्हारा स्किल सेट ये है, तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए था। तो वहाँ से इकोनॉमिक्स मेरा क्लियर हो गया था, चलो ये करना है।
इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज जब मैं मास्टर्स में था तो मैं अपने को ऐसा काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट में नहीं कंपेयर करूंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में ऑलरेडी 95+ % वाले आते हैं और उनमें से छट के सिर्फ 400 या 500 मास्टर्स करने के लिए पहुंचे। तो वहाँ लिटरली फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि इनके सामने तो मेरा कंपटीशन नहीं हो पाएगा। गोखले में जब था गोखले में जब था तो फर्स्ट ईयर तो ऐसा था कि पता नहीं मेरा जॉब होगा भी कि नहीं होगा। तो वो एक फेज था फर्स्ट ईयर जो थोड़ा मैं बोलूंगा काफी डाउन साइड था मेरा। बट लकली इंटर्नशिप जब मैंने स्टार्ट किया वो भी इक्विटी मार्केट साइड था, और फिर वहां से जो मैंने फेस पकड़ा वो इतना हुआ कि बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ऐसा हो गया कि इक्विटी मार्केट फील्ड में मतलब पूरे कॉलेज में मेरे से बेटर कोई नहीं था। तो मैंने ये समझा कि ये मेरा फील्ड है, इसको पकड़ के रखना, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मेरे से कंपटीशन में मैं एटलीस्ट बेस्ट नहीं हूँ तो सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट तो हूँ मैं। तो वो पकड़ के रखा था मैंने। ठीक है। इम्प्रेसिव इकोनॉमिस्ट बनना थोड़ा सा इम्प्रेसिव ऐसा लगता है, इकोनॉमिस्ट है ना? तो क्या जब आपने इस करियर को चूज किया था तो लोगों का रिएक्शन क्या रहा कि इकोनॉमिस्ट की तरफ? हाँ, ये थोड़ा एक कैची लोगों को लगता है कि हाँ। इकोनॉमिस्ट बन गया या ऐसा है, बट ये उतना ही डिफिकल्ट फील्ड है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे 23 में ज्वाइन किया एज अ इकोनॉमिस्ट, मेरा 1 साल ऐसा फेज था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तो एक इकोनोमेट्रिक रिग्रेशन रन कर लेते हैं और वो फोरकास्टिंग डिसेंट रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं कि हमने मॉडल बना दिया। बट यहाँ पे जो हमें मॉडल पे काम करना था, जो कंपनी का ग्लोबल लिंक मॉडल है जो सारे इकोनॉमिस्ट फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें मोर देन 6000 रिग्रेशन इक्वेशन है। और उस पे वो काम करने में मुझे एटलीस्ट 1 साल के ऊपर लग गया मुझे सिर्फ वो समझने में। वो फेस था कि लगता था नहीं पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट वही था कि आप लगे रहे तो इवेंचुअली वो हुआ। एक बात सच बताना कि कॉलेज के टाइम पर भी आप ये सोचते थे कि अच्छी जॉब सिर्फ आईआईटी आईआईएम वालों को मिलती है? कई बार ऐसा होता ना कि नहीं, अच्छी जॉब्स तो अच्छे पैकेजेस की और बड़ी जॉब्स तो ये आईआईटी और आईआईएम वालों के लिए होती है। हम कॉलेजेस में भी जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ये मिथ नहीं, मार्केट में घूम ये रहा है। मेरे हिसाब से एकदम गलत है। रीजन बीइंग मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको एक छोटा सा शेयर करता हूँ। जैसे मेरे कॉलेज में ज्यादा कंसल्टेंसी फर्म लाइक बिग 4 वगैरह का ही ज्यादा था, इक्विटी साइड में बहुत कम आते थे। तो मैंने एक फ्यूचर फर्स्ट करके कंपनी है जो डेरिवेटिव में डील करता है फॉरेन मार्केट में, तो उसका मैंने अप्लाई किया था और उसका बेंगलोर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो मैं गया था वहां पे, लाइक 50 to 60 बंदे आए हुए थे। आउट ऑफ 50 to 60 40-45 आईडी और आईएम के बंदे थे, और वो सिर्फ 10 लाख के पैकेज के लिए आए हुए थे। तो उस टाइम भी मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर इनका कॉलेज प्लेसमेंट हो गया होता सिर्फ 10 लाख के पैकेज में तो यहाँ क्यों आए होते। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर कि आप कहाँ से किए हैं वो ठीक है, इनिशियली किक स्टार्ट करिए ठीक है, बट आफ्टर डाउन द लाइन लाइक 2 ईयर और 3 ईयर डाउन द लाइन कोई नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आए हो नहीं आए हो, उतना एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है ना। हाँ, आपके प्रोफाइल के साथ एक्सपीरियंस ऐड हो गया तो फिर वो डजंट मैटर कि आप आईआईटी से हो आईआईएम से हो। जिस फील्ड को पकड़े अगर उसमें अगर पकड़ अच्छा है आपका तो फिर मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से हो। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट टीम में होता ना, अगर बॉलर है तो वो अपनी बॉलिंग पे ही फोकस करे, तो वो फिर जसप्रीत बुमराह बनता है। और अगर बैटिंग है तो बैटिंग में ही फोकस करे तो फिर वो विराट कोहली बनता है। विराट कोहली बुमराह नहीं हो सकता, बुमराह विराट कोहली नहीं हो सकता। दोनों का अपना एक अलग फील्ड है जो कि उसको लेकिन उसमें काम करते रहना पड़ेगा, तभी आप मतलब टॉप पे बने रहो। आपको टॉप 5 में तो एटलीस्ट आना पड़ेगा ना। तभी। ठीक है। एस&पी ग्लोबल जैसी कंपनी में काम करना रियल में कैसा होता है? मतलब प्रेशर है, लर्निंग कल्चर, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी बताओ एक बार। आई वुड से कंपैरेटिवली टू अदर कंपनी और जितने मैंने अपने कॉलेजेस फ्रेंड्स वगैरह के सुना है अब तक का, एस&पी का अच्छा फीडबैक मेरे ही पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि वर्क प्रेशर जैसे मैंने बाकी का सुनता हूँ बहुत ज्यादा है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है इतना, कोई कल्चर काफी बहुत डिसेंट है। मे बी आई एम लकी इनफ क्योंकि मेरे सारे टीम फॉरेन के हैं, मैं अकेला इंडिया में हूँ, तो मे बी वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर वैसा है तो मुझे उसका भी बेनिफिट मिलता है। बट कंपनी वाइड कल्चर काफी सही है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इंटरनली यू कैन लिटरली स्विच टू एनी डिफरेंट टीम्स और अदर। मैंने खुद किया है वो चीज, 3 बार स्विच करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं आप स्विच नहीं कर सकते हो या इतना टाइम फ्रेम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक अच्छा खासा पैकेज है 23-24 लाख, सुनने में स्टूडेंट्स को लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गया कि डायरेक्ट इतने के पैकेज पर पहुंच गए। तो इस पैकेज के पीछे रियल एफर्ट्स क्या है? मतलब क्या डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए या स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे? नहीं, वो
मैं बोलूँगा कि बहुत फ्यू बंदे होते हैं, बहुत गिनती के बंदे होते हैं जो लिटरली इस पे स्टार्ट करते हैं या अर्ली फेजेज़ ऑफ करियर पहुँच जाते हैं। वो भी जो पहुँचते हैं उनका सीटीसी होता है, इन हैंड बहुत कम होता है। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का जो कॉलेज में जो हाईएस्ट पैकेज था उनका इन हैंड बहुत कम था। तो वो तो एक तरह से मिथ है सिंपल लैंग्वेज में कि एक आपको एक्चुअल क्या मिल रहा है और जो नंबर कोट किया जा रहा है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस हो सकता है, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। बट हाँ, आपको एक टाइम पे जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं बहुत कम से स्टार्ट किया था। बट मुझे ये पता था कि एसएनपी है, यहाँ पे सब तरह का अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में वो स्किल है और वो दम है तो आप वहाँ तक जा सकते हो। बिल्कुल। तो उसके पीछे मुझे भी खुद लगभग 3 साल लगे हैं, तो तब जाके मैं थोड़ा आगे एक्सेल किया हूँ। तो ऐसे कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते रहेंगे तो इवेंचुअली यू विल गेट टू दैट पोजीशन कि जहाँ पे आप बोलोगे नहीं अब भी सेट इनफ हो गया। सेट इनफ हो गया, ठीक है। अगर आज कोई बीकॉम, बीए, बीबीए का स्टूडेंट है, वो इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है और वो देख रहा है कि इसमें करियर है, तो नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स में कौन सा स्टेप उसको फॉलो करना चाहिए, जो इस फील्ड में जाना चाहता है? उनको सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा, नॉट फॉर लाइक द कॉमर्स बैकग्राउंड बट इन ओवरऑल लाइक द इक्विटी मार्केट साइड, फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा क्या है, कर रहा है? इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, हाँ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, बजट क्या होता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे ग्रोथ को या इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल। वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें को एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यूज़ देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। तो अनटिल अनलेस आप जब तक आपका वो पर्सपेक्टिव नहीं डेवलप होगा तो थोड़ा मुश्किलें आएँगी। सबसे पहले बेटर ये है कि आप थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप कीजिए उस हिसाब से, ताकि आप जैसे ही एक न्यूज़ सुने कि फेडरल रिजर्व ने ये इंटरेस्ट रेट इतना कम किया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उस हिसाब से आप करोगे तो डिग्री एट द एंड ऑफ द डे इतना मैटर नहीं करता है जितना आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। पर्सपेक्टिव मैटर करता है। तो वो करते रहेंगे, फिर इवेंचुअली आप थोड़ा साइड से कोई डिग्री वगैरह साथ में ले लेंगे तो इवेंचुअली वो आपको हेल्प करेगा। और पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से तब भी ज़रूरी, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के लिए तो वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा वो। एक टिपिकल वीक या फिर डे कैसा होता है वर्किंग इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट? आई वुड से मिक्स है। कभी जैसे इलेक्शन फेजेस हो या अभी जैसे बजट का है, अगर कोई इंडिया फोकस है या एपेक फोकस्ड है तो उस कंट्री में क्या चल रहा है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर G20 का इंडिया में मीटिंग था, तो उस टाइम आपको हर चीज, छोटे से छोटे चीज, जियो पोलिटिकली क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। फिर जैसे बजट का भी सीजन है तो क्या कमेंट्रीज आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल सोर्स, न्यूज़ में तो आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो मिनिस्ट्रियली ऑफिशियली वेबसाइट पे क्या आ रहा है, फिर आपको डाटा क्या रिसेंटली अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ें देखना होता है और उसके हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है। इसमें आपको राइटिंग काफ़ी करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी है कि आपको राइटिंग पर्सपेक्टिव में देख के लिखना होगा कि अच्छा ये है, ऐसा चल रहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें हैं। आज के यूथ्स को लगता है कि जैसे पहले जो करियर सेट होगा फिर शादी करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये ठीक है? नहीं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सोच है और क्या गोल है उस पे भी करता है। मेरा तो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा करना है, बट वो इवेंचुअली इट विल टर्न आउट और वो ठीक है। मतलब ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए कि एकदम करियर सेट होगा तभी करना चाहिए। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ और एडेप्टिव होना चाहिए कि अगर हो रहा है अच्छा है तो ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो कि मतलब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अभी तक सेट नहीं हुआ उनका करियर, मतलब एज हो गया 29 30 ईयर एज हो गया, लेकिन अभी भी वो लगे हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या बोलोगे? मतलब क्या ऐसा करना चाहिए कि वो मतलब सिंगल साइड पे लगे हुए हैं, कोई सेकंड ऑप्शन उनके पास में उन्होंने नहीं छोड़ा है और वो सिंगल साइडेडली एक तरफ लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, और बाय द एंड ऑफ द, मतलब जब ये समझ लो कि 30 साल हो गया उनकी एज को, तो अब दे सडनली रियलाइज़ कि यार अब तो ये बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया, तो कोई सेकंड ऑप्शन होता तो सही रहता। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? मेरा तो सिंपली एक है कि यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो या जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कितना स्किलफुल हो। आपको खुद को सेल्फ जज करना पड़ेगा, कोई और बंदा आके जज नहीं कर जज नहीं सकता है। कर आप सबसे बेस्ट पोजीशन पे हो टू जज योरसेल्फ और टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए है या भी नहीं है। नहीं है। और आप इसको जितना जल्दी कर लोगे वो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। मेरे ख्याल से 2-3 साल बहुत हैं। हाँ। ग्रेजुएशन के बाद में 2-3 साल बहुत है।
21 ईयर की एज में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, 2 साल 3 साल इनफ है ये अपने आप को ये जज करने के लिए कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, या मैं अगर प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की या किसी और चीज़ की भी कर रहा हूँ, तो 3 साल तो इनफ टाइम है। मुझे लगता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ। जैसे मैं 10th में था तो मुझे पता था कि कॉमर्स करना है। हुँ, कॉमर्स में यहाँ कोचिंग आया तो मुझे पता था कि इकोनॉमिक्स करना है। हुँ, फिर जॉब में भी मास्टर्स भी करने गया तो मुझे समझ में आया ठीक है, फर्स्ट ईयर थोड़ा था तो मुझे लग रहा था पता नहीं, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का था। बिल्कुल, और प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट कोटा मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे मेरिट के बेस पे ही होगा। बिल्कुल। तो कंपटीशन देख के थोड़ा तो हुआ था, बट हुँ, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं ये मेरा फील्ड है। तो आपको हमेशा एक स्टेप अहेड तैयार रहना तैयार होगा रहना पड़े। कि ये मुझे करना है, बिल्कुल। और बाकी के दुनिया फिर आपकी एकदम बंद हो जानी चाहिए। हाँ, अब समटाइम ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि सबसे यूनिक होते हैं, जो कभी किसी ने नहीं किया हाँ। होता, या तो दूसरे लोग नहीं कर रहे होते हैं, है ना? कि मेरा फ्रेंड है, वो तो कुछ और कर रहा है, तो मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं मैं मतलब एक सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो कि जनरली चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे कि हाँ, मैं हाँ। अगर अपनी भी बात करूँ तो इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर में आ गए, तो जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यार थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है, तो क्या इसमें सक्सेस हमको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो कई बार ऐसा सेल्फ डाउट भी आना शुरू हो जाता है कैंडिडेट्स के माइंड में कि जो है मैं अलग कहीं गलत तो नहीं कर रहा। तो उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि नहीं, सेल्फ डाउट मतलब जब आपको ये पता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट से ज़्यादा सेल्फ बिलीफ होना ज़रूरी है हुँ। कि येस आई कैन डू, कि मैं इसको कर सकता हूँ, है ना? कोई न कोई कभी न कभी कोई न कोई चीज़ पहली बार किसी ने की ही होती हुँ। है ना? तो मतलब ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह है कि यू आर द फर्स्ट वन कि आप अगर चीज़ चेंज कर रहे हैं। हुँ। हाँ, हो सकता है कि पहले किसी और ने कहीं और किया हो, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में, आपके पीयर ग्रुप्स में हुँ। वो पहली बार हो रहा है, हाँ। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज ही माना जाएगा। तो ये डाउट की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह इसको आपको देखना चाहिए। मुझे बिल्कुल। तो ये लगता है कि ये जो इंटरव्यू ऐसा जो हम लोग ये आपसे ये सेम सवाल करना चाहिए था, क्योंकि जो मैंने ईएसएस 2011 से देखा है वो बहुत इवॉल्व हो चुका है। हाँ, तो इससे ये शो करता है कि आप भी ऐसे आइडियल नहीं बैठे हो कि नहीं ये मेरा बिजनेस मॉडल है और इससे मेरा ठीक-ठाक है, तो मैं इसको आप भी विथ मार्केट पर्सपेक्टिव समझ रहे हो, हाँ, उसको अडॉप्ट कर रहे हो, काफ़ी एजाइल हो आप। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको भी एक बार शेयर करना चाहिए हाँ। अपने व्यूअर से और अपने स्टूडेंट्स वगैरह हाँ, से कि बिल्कुल। आपने कैसे ये पर्सपेक्टिव रखा है और कैसे हुँ, क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर हुँ, रहा है जो आपको इन्फ्लुएंस किया है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर इंडिविजुअल को लर्न करना चाहिए बिल्कुल। कि विथ टाइम हाउ टू अडॉप्ट। बिल्कुल, नई-नई चीज़ें मतलब हमको रिजिड नहीं होना ना, हमको ये नहीं कि वो लालची वाला सिस्टम हाँ, तो है नहीं कि मेरी दुकान चल रही है तो वो 50 साल से चली रही है, एक जैसे पैटर्न पे चल रही है, तो वो नहीं। जैसा कि अभी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि मोहन वो कौन क्या नाम था? अरुण हुँ, अरुण की अरुण। शॉप पे, तो क्या डिफरेंस है बाकी शॉपकीपर्स में और उसके अंदर में? तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी ही, हुँ, कुछ नई मार्केट स्ट्रैटेजी को उसने फॉलो किया ही होगा हुँ, अलग से, जो वही। कि उसको अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। तो वही चीज़ें। एक छोटा-सा रैपिड फायर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन्स मैं पूछूँगा जिसको 1 वर्ड और 1 सेंटेंस से बता देना है। वन स्किल दैट चेंज योर करियर। एडैप्टेबिलिटी। एडैप्टेबिलिटी, वेरी गुड। वन बुक और रिसोर्स यू रिकमेंड। बुक तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट पढ़ता नहीं हूँ। हुँ, रिसोर्स आई वुड से न्यूज़, न्यूज़, न्यूज़पेपर में मिंट पढ़िए, मिंट। बहुत सही है, हुँ, स्पेशली इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिफाइन होता है, और उनका एडिटोरियल पेज, हुँ, वो भी वेल नोन इकोनॉमिस्ट हुँ। और ये सब्जेक्ट मिंट मैटर मेरे ख्याल एक्सपर्टीज़। से हार्ड कॉपी में नहीं आता ना? हार्ड ये कॉपी में भी आता है, बट आता है? बहुत कम मिलता कम है मिलता है। क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, हाँ, और जनरली लोग एडवर्टाइज़मेंट वाले ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो हाँ, वो उतना। द हिंदू की तरह ही हाँ, होगा। हाँ, हाँ। सैलरी वर्सेस लर्निंग, क्या चूज़ करें इसको? अर्ली फेज़ में लर्निंग, हुँ, मैं अगेन मैं अपना सेल्फ एग्ज़ाम्पल दूँगा, अगर मैं सैलरी के पीछे भागा होता तो 1-2 प्रमोशन मुझे और मिल गया होता। हुँ, अगर मैं अपना पिछला ही टीम में स्टिक होके रहता, मुझे अब तक 1 प्रमोशन और मिल गया होता, सिग्निफिकेंट इनफ 30% और जंप मिला होता। हुँ, बट मैंने फिर भी उसको स्विच करके यहाँ पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन जो बेनिफिट मिलेगा, हाँ, वो वो वहाँ अलग नहीं मिल लेवल का सकता। होगा और वो वहाँ हो भी नहीं सकता है कभी। बिल्कुल। तो लर्निंग अर्ली फेज़ में एटलीस्ट स्टार्टिंग का 10 ईयर हुँ, आप खुद में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि नेक्स्ट 20 ईयर आप कंफर्ट में रहोगे। अनटिल अनलेस नहीं तो फिर आप एक जनरलिस्ट बन जाओगे और आपको कोई भी यंग बंदा आके रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर डर बना रहेगा। बिल्कुल। 21 ओल्ड विक्की को क्या एडवाइस देना चाहोगे? इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दो, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे। ठीक है।
ESS in one word. वन वर्ड में तो बोलना मुश्किल है, मैं एक लाइन लूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी वन वर्ड हो गया, बट मैं उसको एलेबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में आया था तो मुझे उतना नॉलेज था नहीं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और दिल्ली एक ऐसा प्लेस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आपको कोई ऑनेस्टली कोई एडवाइस तक देने वाला उतना नहीं है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो, कोई भी एनी अदर फील्ड हो, सबका अपना हिडन एजेंडा है। बट ESS एक ऐसा प्लेस मुझे मिला था जहाँ पे एक ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, गाइड किया गया कि ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा ये चीज है, विदाउट हिडन एजेंडा। तो वो चीज आपको मिलना काफी मुश्किल है, और एक यही कारण है कि आज 15-16 साल के बाद भी हम लोग साथ में बैठे हैं। बिल्कुल। अगर आप सभी यूथ्स को एक पावरफुल लाइन बोलना चाहो उनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो क्या हो? इवेंचुअली सबका हो जाता है। कोई मेरे कॉलेज में जिनका जॉब हुआ भी नहीं था, आज सब अच्छे काम कर रहे हैं, सब 15-20 LPA प्लस है। तो डाउन द लाइन आप मेहनत करते रहो, हो जाता है। वो मैटर नहीं करता है कि कोई इनिशियल में किक स्टार्ट जल्दी मिल गया, किसी को कोई लेट हुआ, उससे मैटर नहीं करता है। मेरा खुद लेट स्टार्ट मिला था, काफ़ी वन ऑफ द लोवेस्ट पैकेज में था अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में, बट विद इन 9 मंथ वन ऑफ द हाईएस्ट में आ गया। हाईएस्ट। बस वो है कि आपको लगे रहना होगा, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो, मतलब 2030 तक? 2030 तक अभी जो मैं इन टर्म्स ऑफ करियर है एज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट काम कर रहा हूँ, मुझे अभी जूनियर 1-2 बंदे मिलते हैं काम करने के लिए, उसको एक स्पेसिफिक बाय 2030 एक रीजन मुझे मेरे अंडर होगा, और उसके जितने भी जैसे सिनारियोज होते हैं या IFRS में इंटरेस्ट टेस्टिंग हो या फोरकास्टिंग होगा, वो मैं देखता हूँ कि वो मेरे अंडर बंदे करेंगे, और वो मुझे एक काइंड ऑफ रीजन हेड करना होगा। ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। तो ये था पूरा विकी से बातचीत, जर्नी राइट फ्रॉम द 11th क्लास, जब वो झारखंड से दिल्ली आए, और तब से अब तक का पूरा ये। तो ज़रूरी है जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, तो डिसीजन लेने में हिचकिचाना नहीं, सेल्फ डाउट नहीं करना, ठीक है। मतलब जैसे एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था स्टीव जॉब्स का, एक बार इंटरव्यू देखा था मैंने जेफ बेजोस का, तो दोनों की सिमिलर लाइंस क्या थी कि क्विक स्टार्ट करना है, फेल भी क्विक होना है, ताकि चीज़ें जो है वो जल्दी से समझ में आने लग जाए आपको। कई बार हम लेट स्टार्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद में हम जो है एक लंबा टाइम अपना खो देते हैं, और फिर मतलब उससे क्या होता है कि हम लेट होते चले जाते हैं, और हमारे करियर में एक मतलब ये एक लूप होल है एक तरह का, है ना, हमारे करियर के लिए, हमारे लिए भी। तो इसीलिए क्विक स्टार्ट करने, और जल्दी फेलियर हो, लोग फेलियर से डरते हैं, फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, तो डरना नहीं है उससे, है ना। तो जितना जल्दी फेलियर होगे उतना जल्दी ही सक्सेस की तरफ आप जाओगे, क्योंकि फेलियर से आपको ये पता लगेगा कि क्या नहीं करना है आगे, है ना। तो फेलियर से डरना नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कि फेल ना हुआ हो, और फेल होने से ही आपको ये पता लगता है कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ में, जब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू विक्की। थैंक यू सर।